मुसलमान की जो आज के दौर में दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मेरा यही कहना है कि जब मैंने कहा है खुदा जरा मेरा हाल तो देख, तो उसने फरमाया है बंदे पहले अपने अमाल तो देख। मेरा इस पे ये कहना है कि जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि अमानत भाई ने जिस तरह से काम करा है, अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए एक स्कूल भी खोला है उन्होंने। 5th क्लास तक आपका देख सकते हैं पहलवान चौक पे फ्री एजुकेशन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेश करा है। तो जब तक ऐसे ऐसे लीडर नहीं आएंगे, जब तक एजुकेशन पे काम नहीं होगा, जब तक एजुकेशन से जो हमारे वास्ता रखते हैं ऐसे लीडर नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक उस पर काम करें, जो बेसिक एजुकेशन होती है। हमें ऐसे लीडरों को चुनना होगा कि जो लीडर आपको चाय नहीं पिलाए लेकिन आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन जरूर दिलाए। जब हम ऐसा लीडर चुन देंगे, उसी दिन अल्पसंख्यकों में बदलाव आ जाएगा। आप देख सकते हैं देश की आज़ादी से पहले हम जॉब के अंदर 35% थे जो सरकारी जॉबें थी, लेकिन आज हम सिमट कर सिर्फ 1% रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, फ़िरोज़ जामई ओखला के एक जाने माने सोशल वर्कर हैं। आवाम के लिए फलाही काम करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। बात करें अगर ओखला के अवाम की, ख़ास तौर से अक़लियती तबका यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए इन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़ाकिर खान साहब से मिलकर दिल्ली के ओखला में एक दफ़्तर खोलने की अपील की, जिससे सीधे सीधे यहाँ के अवाम जो कई सारे दफातर में जाकर वहाँ धक्के खाने से बच पाएंगे और यहाँ जो दफ़्तर खुलेगा उसमें डायरेक्ट यहाँ के दफ़्तर से काम करा पाएंगे। आइए जानते हैं फ़िरोज़ जामई से ही क्या कहते हैं इस बारे में। फ़िरोज़ जामई साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल फ्रेंड्स मीडिया विज़न में। मैं जानना चाहूँगा आपसे, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जो बातें हमें सुनने में आ रही हैं लोगों से कि आप इससे मिलने गए और उन्हें अपना पत्र दिया और एक रिक्वेस्ट की है उनसे कि दिल्ली के ओखला में भी एक दफ्तर खोला जाए माइनॉरिटी कमीशन का, जिससे कि आप जिस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं लोगों को सहूलत मिल सके। क्या क्या सहूलत दिलाना चाहेंगे आप माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए? देखिए, ऐसा है, जब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है, जबकि इससे पहले जो जितने भी यहाँ पे ज़्यादातर चेयरमैन रहे हैं, क्या वो सफदर भाई हों या कमर साहब हों या जफरुल इस्लाम साहब हों, और भी जितने चेयरमैन रहे यहाँ पे, ज़्यादातर ओखला के ही लोग यहाँ पे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे। लेकिन ये कितनी उसकी बात है कि बताइए, फिर भी वो लोग ओखला के लोगों को उससे कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरह से कनेक्ट करना चाहिए था। क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है जिस तरह की योजनाएं चलाता है, चाहे वो फीस वापसी की योजना हो या लोन की योजना हो या आपको स्कॉलरशिप की योजना हो, इतनी इतनी अच्छी योजनाएं वहां पे दिल्ली सरकार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा चला रही है। आज भी कम से कम 8 योजनाओं के करीब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चला रहा है। लेकिन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जब हमारे जाकिर भाई बने हैं पिछले साल से जाकिर भाई ने यहाँ पे आप देख सकते हैं अजीम डेयरी के अंदर उन्होंने प्रोग्राम किया अवेयरनेस कि किस तरह से यहाँ से लोगों को जोड़ना है। जाकिर नगर में किया, आपका यहाँ पे अबुल फजल में किया, शाहीन बाग में किया, जैतपुर के अंदर किया, और भी। जबकि आप देख सकते हैं कि पिछला 1 साल कोरोना काल के अंदर भी गुजरा है, लेकिन उनकी हमेशा यही कोशिश है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इससे जोड़ने की कोशिश करें। और जबकि आप देखते हैं जब यूपीए 1 की सरकार थी, जो यूपीए 1 की जब सेंटर में यहाँ सरकार थी, आपने देखा कि उन्होंने सच्चर कमेटी एक लागू करी थी। सच्चर कमेटी जिसका ये कहना था कि हमारे जो देश के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनकी हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। लेकिन आज भी जब हम देख रहे हैं, जबकि सरकार की योजनाएं जब चल रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 99% जो और दूसरी माइनॉरिटी लोग हैं, चाहे वो जैन कम्युनिटी के हों या सिख कम्युनिटी के हैं या और कम्युनिटी के हैं, वो लोग उनका फायदा ले जाते हैं। और हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, क्योंकि उन्हें क्या तो योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, क्या एक तरह से जो डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस सब पे जाकिर भाई भी काम कर रहे हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसीलिए फिर मैंने ये अपना सजेशन रखा है कि यहाँ पे जो है ओखले के अंदर
एक इसका सेंटर ही अगर खोला जाए तो, क्योंकि इसमें दूरी की भी वजह हो सकती है कि यहाँ से आप, जैसा आप जानते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, कि किस तरह से, क्या उन पर साधन नहीं है, बहुत से अल्पसंख्यक हमारे भाइयों के पास में। जबकि आप देख सकते हैं कि ओखला में ही सबसे ज्यादा आज की डेट में जरूरत है। और कोरोना काल के बाद तो हमने देखा है, कोरोना काल में आपने देखा कि कितने कितने अच्छे बेचारे, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, दूसरे भी जो हमारे जाति धर्म के हमारे देशवासी, हमने देखा कि वो किस तरह से वो बेचारे, उनके रोजगार छिने हैं। तो इन्हें मदद पहुंचाने की जरूरत है। जबकि आप देख सकते हैं जैसे फीस वापसी योजना जो इससे पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चला रहा था, कि उसमें 42,000 तक अगर आप पब्लिक स्कूल से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो दिल्ली सरकार वो आपको वापस कर सकती है। इसके अलावा जैसे लोन योजना है, लोन योजना के अंदर 50,000 रुपए तक अगर कोई लोन लेकर अपना कोई छोटा मोटा काम करना चाहता है तो वो बिना किसी गारंटर के यहाँ से अल्पसंख्यक आयोग से ले सकता था। उसके अलावा 5 लाख तक लोन अगर आप लेना चाहते थे कुछ काम करने के लिए, छोटा मोटा अपना बिजनेस करने के लिए, तो अल्पसंख्यक आयोग से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा स्कॉलरशिप योजना है, और इसके अलावा जो अच्छे हमारे बच्चे पढ़ने में हैं वो भी वहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी योजना है जिनका हम फायदा लेकर, जिनके जरिए, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम खुशहाल नहीं होंगे, हमारा दिल्ली खुशहाल नहीं होगी, तो हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। हमारी बस इसी सोच के साथ में हमारी कोशिश है कि यहाँ पे सेंटर खुले। कल मैं मिला चेयरमैन साहब जाकिर भाई से, जाकिर भाई ने इसका खैर मकदम किया है वहाँ पे, और जाकिर भाई ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ओखले के अंदर यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग का एक सेंटर खोला है। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका दिलासा देकर लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी तक काम सामने नज़र नहीं आया है, इसकी क्या वजह है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर हो चुके हैं, लेकिन 75 ईयर के अंदर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो सरकारें रही हैं सेंटर के, क्या तो वो कांग्रेस की रही जो ज़्यादातर टाइम रही, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो रही है वो बीजेपी है। लेकिन हमने देखा कांग्रेस ने सच्चर कमेटी यूपीए 1 में ये जरूर बता दिया हम लोगों को कि अल्पसंख्यकों की हालत दलितों से भी बदतर है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब से केजरीवाल जी की यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार आई है, आप देख सकते हैं क्या है, वो बिजली में किसी को फायदा पहुंचाने का मामला हो तो वो सभी को पहुंचाया जा रहा है। वो कभी ये नहीं देख रही है किस धर्म का है या किस जाति का है। क्या है वो हेल्थ, जो यहाँ पे हेल्थ की जो सुविधाएं करी है मोहल्ला क्लिनिक के जरिए, या अपोलो में इलाज के जरिए, या फोर्टिज में इलाज के जरिए, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये किस धर्म का है, ये जाति का है, वो सिर्फ ये देखते हैं ये जरूरतमंद है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो एजुकेशन का मॉडल जो खड़ा करा है केजरीवाल जी ने, एजुकेशन के मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इससे पहले आपने देखा कि हमारे अमानत भाई के बच्चे भी उन्होंने पब्लिक स्कूल से अपने बच्चों का एडमिशन कैंसिल कराकर, जो जोगाबाई का स्कूल है जो अभी आपके जुलाने वाली स्कूल में शिफ्ट हो गया है, अपने बच्चों को वहाँ अमानत भाई ने, हमारे एमएलए साहब ने वहाँ पढ़ाने का काम किया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड, जो अमानत भाई जब से चेयरमैन बने हैं, आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो वक्फ बोर्ड ने एक अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है। आज आप देख सकते हैं कि अमानत भाई के यहाँ जरूरतमंद उनके यहाँ आते हैं, किसी को इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, या किसी को दवाई की, या किसी को फीस नहीं जमा कर पा रहा है, या किसी गरीब की बच्ची की शादी है, अमानत भाई ने एक ऐसी मिसाल कायम करी है। आप देखिए उनके घर पे जाके सुबह से शाम तक लोग खड़े रहते हैं और वो सबकी हेल्प करते हैं। और क्या है, कहीं किसी मॉब लिंचिंग का मामला हो, क्या आपने देखा जब उस शहीद रुपेश, जब ड्रग माफिया ने तैमूर नगर के अंदर मार दिया था, तो उसकी भी परिवार की हेल्प के लिए हमारे अमानत भाई सबसे पहले सामने आए। तो आज क्या राम है या रहीम है, केजरीवाल सरकार और अमानत भाई उसकी मदद के लिए खड़े हैं। तो इसी तरीके से हमारे जाकिर भाई भी जब से हमारे चेयरमैन बने हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के, जाकिर भाई भी दिन रात एक काम करके, उनकी यही कोशिश है कि किस तरीके से मैं एक एक आदमी को यहाँ पे जोड़ूं। और इंशाल्लाह अभी जिस तरह से हमारी कोशिश है, अब जाकिर भाई की जिस तरह से कोशिश है, मुझे वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से अमानत भाई ने आज वक्फ बोर्ड को एक मिसाल बना दिया है सबके सामने, इसी तरीके से इंशाल्लाह जाकिर भाई भी ओखले के लोगों को भी जोड़ के दिखाएंगे, सीलमपुर के लोगों को भी जोड़ के दिखाएंगे, मुस्तफाबाद के लोगों को भी जोड़ के दिखाएंगे, शास्त्री पार के लोगों को भी जोड़ के दिखाएंगे। एक एक अल्पसंख्यक जो दिल्ली का है उससे अल्पसंख्यक आयोग की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम जाकिर भाई और उनकी टीम करेगी, यही मेरी उम्मीद है। मुसलमानों की आज की जो हालत है, यानी अल्पसंख्यकों की, उसमें भी सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान
कि जो आज के दौर में दिल्ली में या फिर हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे मेरा यही कहना है कि जब मैंने कहा है खुदा जरा मेरा हाल तो देख, तो उसने फरमाया है बंदे पहले अपने अमाल तो देख। मेरा इस पे ये कहना है कि जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि अमानत भाई ने जिस तरह से काम करा है, अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए एक स्कूल भी खोला है उन्होंने। 5th क्लास तक आपका देख सकते हैं पहलवान चौक पे फ्री एजुकेशन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेश करा है। उसके अलावा आपने देखा था कि कोरोना काल में उन्होंने अमानत भाई ने जिस तरह से यहाँ पे आपका जो था कोरोना सेंटर बनाया था नून नगर स्कूल के अंदर। तो जब तक ऐसे ऐसे लीडर नहीं आएंगे, जब तक एजुकेशन पे काम नहीं होगा, जब तक एजुकेशन से जो हमारे वास्ता रखते हैं ऐसे लीडर नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक उस पर काम करें, जो बेसिक एजुकेशन होती है। कोई भी बिल्डिंग जब तक मजबूत नहीं होती है, जब तक उसका ग्राउंड लेवल मजबूत नहीं होता है, जब भी उस पर हम 5 या 6 फ्लोर ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब तक 5th और 8th क्लास तक की एजुकेशन, हमारे लीडर इस तरह से नहीं आएंगे कि 5th और 8th क्लास तक के स्कूल खोलें, और वो भी बहुत कम फीस पे अच्छे स्कूल खोलें। जिस दिन हम एजुकेशन पे अपना काम कर लेंगे तभी हमारे बदलाव आएगा, वरना हम जब तक हमारे ऐसे लीडर हमारे बीच में आते रहेंगे कि जो काम के नाम पे तो जीरो है और बातों के नाम पे हीरो हैं, तो हमें ऐसे लीडरों की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लीडरों को चुनना होगा, क्या वो किसी जाति के हों, क्या किसी एरिया के हों, या किसी भाषा के बोलने वाले हों। हमें ऐसे लीडरों को चुनना होगा कि जो लीडर आपको चाय नहीं पिलाए लेकिन आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन जरूर दिलाए। जब हम ऐसा लीडर चुन देंगे उसी दिन अल्पसंख्यकों में बदलाव आ जाएगा। आप देख सकते हैं देश की आज़ादी से पहले हम जॉब के अंदर 35% थे जो सरकारी जॉबें थी, लेकिन आज हम सिमट कर सिर्फ 1% रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने ऐसे ही लोगों को लीडर चुनने के लिए, मैं तो कहता हूं कि सभी, क्या वो किसी भी पार्टी में है, जिस तरह से मैं आप पार्टी में हूं, दूसरे और पार्टियों में भी होंगे, वो बोलें कि अगर आप हमारे एरिया में कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को दें जो त्याग की भावना रखता हो। ऐसे कैंडिडेट को कभी भी न दें जो सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में सोचे, अपने परिवार के भलाई के बारे में सोचे, या अपने रिश्तेदारों की भलाई के बारे में सोचे। जिस दिन हम अपने क्षेत्र की भलाई के बारे में सोचने वालों को टिकट देंगे, उसी दिन अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर दोबारा बदलाव आ जाएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जो क़यामत की 72 निशानियां जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, उनमें से एक निशानी ये भी है कि आपके ऊपर नकारा लीडर बिठा दिए जाएंगे। तो हमें ऐसे नकारा लीडरों से बचना है, क्योंकि ये नकारा लीडर सिर्फ और सिर्फ हमारा भी नुकसान करेंगे, हमारे बच्चों का भी नुकसान करेंगे, हमारी कौम का भी नुकसान करेंगे। हमें जो ऐसे लीडर हैं जो कुछ कर सकते हैं, जो अपना त्याग करके हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हमें सिर्फ ऐसे लीडरों को आज चुनने की जरूरत है। खुदा।